नमस्कार। तमिलनाडु का अन्नामलाई नाथा मंदिर जोर से चर्चाओं में है। चर्चा की वजह इसकी 4 एकड़ जमीन इसके ट्रस्टी ने अधिकारियों के साथ मिलकर चुपचाप बेच दी। लोगों की हैरानी और परेशानी तब बढ़ी जब मंदिर के चारों ओर की डेमोग्राफी चेंज हो गई। मंदिर के चारों तरफ मंदिर का जो वो भूमि बेची गई, उसमें जो स्ट्रक्चर्स बने, जो शॉप्स बनी, वो सारे गैर हिंदू लोगों की थी और उसमें भी एक स्पेसिफिक समुदाय की। वहां पे मस्जिद भी बन गई। आखिरकार लोगों को कोर्ट पहुंचना पड़ा। कोर्ट में फैसला आया। 15 से 20 साल लगे, लेकिन फैसला मंदिर के पक्ष में आया। लेकिन ये जो न्याय मिला है, ये सच में कितना न्याय है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप क्या समझते हैं कि ये जो न्याय मिला है वो कितना न्याय है। देखिए, एक बार हम उस थोड़ा सा मंदिर के बारे में जान लेते हैं। मंदिर तमिलनाडु के तंकासी के पास में कद्यान अल्लूर नाम की जगह पर है। यह मंदिर भगवान शिव को डिवोटेड है। कहानी तब शुरू होती है जब 1992 के अंदर मंदिर का ट्रस्टी एक प्रस्ताव रखता है। प्रस्ताव में वो कहता है कि मंदिर को अर्जेंट फंड्स की जरूरत है, इसलिए मंदिर की भूमि उसका एक हिस्सा बेच देना चाहिए। यह बात है 19 अगस्त 1992 की। 1994 के अंदर टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड उस प्रस्ताव को स्वीकृति दे देता है, उसे अप्रूव कर देता है और 1995 के अंदर मंदिर की 4 एकड़ भूमि, लगभग 4 एकड़ भूमि लगभग 10 लाख रुपए में बेच दी जाती है। अब देखिए, ये जो मंदिर है ये कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हिंदुओं की रिलीजियस चीज है। तो यहां पे जो एक्ट है, यहां पे कानून लगता है, HRCE एक्ट, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट यहां पे लगता है। ये एक्ट क्या है, अगर हम इस एक्ट को समझ लें, ये टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड और ट्रस्टी के प्रोसेस को अगर हम समझ लें, तब हमें ये केस ढंग से समझ में आएगा। देखिए, ये जो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट है, ये क्या करता है, इस एक्ट के अंदर एक टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड बनाया जाता है जो मंदिर का फुल अकाउंट है, जो उसकी इनकम है, जो उसकी धन संपत्ति है, उसका पूरा ब्यौरा TAB टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड उसका पूरा ब्यौरे का हिसाब किताब रखता है। अब इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि वो जो धन खर्च होगा, उसकी संपत्ति किस तरीके से यूज होती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, उसमें किसी तरीके का भ्रष्टाचार ना हो। उसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका जो पैसा खर्च होता है, उसकी जो संपत्ति यूज होती है, वो रिलीजियस पर्पस में ही यूज होनी चाहिए। उसके लिए एक पूरा ऑडिट सिस्टम होता है, ठीक है। और जो ट्रस्टी है उसका काम होता है जो डेली एक्टिविटीज है उनका रख रखाव। अब जैसे कोई त्योहार आ गया तो उस त्योहार के लिए व्यवस्था करना। जो पुजारी है वो ट्रस्टी नहीं होता। अब जो ये ट्रस्टी है ये वंशानुगत भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मंदिर किसी बहुत पुराने समय में बना हुआ है और वो जो राज परिवार है या कोई उसका कोई पुराना व्यक्ति है वो उसी का ट्रस्टी होता हुआ आ रहा है, अब उसका परिवार वाले, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन इस तरीके से होती आ रही है, तो वो वंशानुगत भी हो सकता है और वो जो टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड है वो भी किसी को अपॉइंट कर सकता है। तो इस केस में वंशानुगत ट्रस्टी था जिसने वो प्रॉपर्टी बेची। अच्छा, अब जो वो ट्रस्टी है वो केवल प्लानिंग कर सकता है, वो उसका बजट तैयार करता है, वो उसका खर्चा तैयार करता है कि भाई इतना मेंटेनेंस में इतना इसका खर्चा आता है। लेकिन जो वो बजट तैयार करता है, वो अगर कोई प्रपोजल रखता है तो उसका अप्रूवल टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड करता है। अब देखिए, अब आपको ये लग सकता है कि भाई ये तो एक्ट बहुत अच्छा है ना, ये तो करप्शन को रोकने के लिए है, लेकिन इसका जो असली पर्पस है वो कुछ और है। देखिए, ये अंग्रेजों के समय में ये कानून, इस तरीके का जो सेटअप है वो तैयार किया गया था। बात है लगभग 1800 की। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने जो मंदिर है हिंदुओं के, उसकी सारी धन संपत्ति, उसका जो पूरा सिस्टम था उस पर कंट्रोल कर लिया। लेकिन एक समय आया 1857 का, जब उनके विरुद्ध विद्रोह हो गया, एक क्रांति हुई। उस क्रांति में अंग्रेजों को यह समझ में आया कि भाई अब हिंदुओं को यह लग रहा है कि ईसाई लोग उनके हकों को छीन रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसका सिस्टम चेंज कर दिया। अभी तक मंदिर उन्होंने अपने कंट्रोल में लिए हुए थे, लेकिन 1863 के अंदर उन्होंने एक एक्ट पास किया, रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल ना करके उस सिस्टम को इनडायरेक्ट कर दिया। कैसे कर दिया कि वो जो मंदिर है, पुजारी तो पहले भी था अभी भी है,
जो उसका ट्रस्टी है वो ही मंदिर की देखरेख करेगा, लेकिन उस ट्रस्टी के ऊपर उन्होंने एक ऑडिट टीम बैठा दी, एक पूरा सिस्टम बैठा दिया, और जो वो ट्रस्टी है वो उसकी अपॉइंटमेंट वो सिस्टम जो ऊपर उसके टीम बनाई है, जो अब टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड जिसे बोला जा रहा है, वो करेगा। और अपॉइंटमेंट इस तरीके से होगी ट्रस्टी की, जो उस बोर्ड के साथ, जो अंग्रेजों की पॉलिसीज के साथ अलाइंड होगा। इस तरीके से अंग्रेजों ने वो सिस्टम चालू किया था। अब उस सिस्टम को ही भारत सरकार ने, भारत की जो राज्य सरकार है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उसको यूं का यूं अप्लाई कर दिया। देखिए 1857 के बाद अंग्रेजों को एक बात समझ में आई, जो मंदिर हैं उनका इंफ्लुएंस लोगों पे बहुत ज्यादा है, लोग बहुत भावनात्मक रूप से मंदिर से जुड़े होते हैं। दूसरी बात, मंदिर के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की और मैन पावर की, दोनों चीजों की मंदिर के पास कोई कमी नहीं है। तो मंदिर का एक पूरा सिस्टम है जो अंग्रेजों के सिस्टम के पैरेलल काम कर सकता है। तो इस वजह से ये एक्ट लाया गया। अब भारत की सरकार को कह ले या राज्य सरकारों को भी ये बात समझ में आ गई कि हिंदुओं की जो पावर है, हिंदुओं की जो यूनिटी है, वो मंदिर का अराउंड घूमती है, इसलिए मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लो, जिससे कि ये जो पावर है पूरी वो अपने कंट्रोल में रहेगी। अच्छा, अब देखो ऐसा नहीं कि ये एक ही चीज है, जो फौज है वो भी अंग्रेजों ने इसी तरीके से करी थी। जो अलग अलग रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, इसी तरीके से उनके नाम रखे, जिससे कि जो फौज है वो एकजुट ना हो पाए कभी भी अंग्रेजों के विरुद्ध। तो भारत सरकार ने आजादी के बाद भी इस सिस्टम को बनाए रखा। खैर, अब हम उस केस पे आते हैं। देखिए यहां पे 1995 के अंदर मंदिर की 4 एकड़ भूमि बेची गई, लगभग 4 एकड़, और वो लगभग 10 लाख रुपए में बेची गई। जो खरीदने वाला बंदा है वो बेचने वाले बंदे का रिश्तेदार बताया जा रहा है। जो खरीदने वाला व्यक्ति है आर सुब्रमण्यम, उसको बेचने वाला जो वो ट्रस्टी था उसका भतीजा यहां पे बताया जा रहा है। और मंदिर की जो कॉस्ट है, अगर वो उस लैंड की आज की कॉस्ट निकाले तो वो लगभग 110 करोड़ रुपए है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो खेल है खरीदने का बेचने का, ये बहुत बड़ा नजर आता है। अब देखो अगर हम HRCE के रूल देखें, जो वो एक्ट है हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, उसमें क्या है कि उसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं कि भैया आप जिसको बेच रहे हो वो अपने रिश्तेदार को ही बेच दो, पहली बात। दूसरी बात, जो फेयर प्राइस इसमें होना चाहिए, ये नहीं कि भाई आपने कितने प्राइस पे भी बेच दिया, तो जो प्राइसिंग है वो बहुत फेयर होनी चाहिए। अब देखो यहां पे एक चीज है कि ये जो केस है ये कोर्ट में पहुंचा कैसे, लोगों को इनिशियली शक कैसे हुआ। लोगों को शक इस बात से हुआ कि देखो अगर जैसे प्रॉपर्टी बेची गई, ठीक है, वो बेची जा सकती है, लेकिन जो खरीदने वाले लोग हैं, जो वहां का शॉप्स है, वहां का जो पूरा एनवायरमेंट है, वो बहुत संदिग्ध है कि एक ही समुदाय के लोगों ने वो सारी शॉप्स खरीद ली हैं, रेंट पे ले ली हैं। तो वो जो एक स्पेसिफिक समुदाय का वहां पे दबदबा हुआ है, वो शक पैदा करने वाला है। इसकी वजह से लोगों को शक हुआ और वो कोर्ट पहुंचे। अब कोर्ट में सिंगल जज की बेंच बैठी। जज ने यहां पे क्या किया, जज ने वहां पे यह निर्णय दिया कि भाई देखो प्रस्ताव रखा गया ट्रस्टी द्वारा और यह अप्रूव किया गया टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड द्वारा, यानी कि प्रस्ताव रखा गया उसे अप्रूव किया गया, यानी कि यहां पे प्रोसेस पूरा हुआ है। तो यह किसी भी तरीके से इलीगल नहीं है। तो जो चल रहा था उस चीज को मेंटेन किया जाए, जो चल रहा है वो ठीक है। लेकिन यहां पे जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो यहां पे सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने फिर से अपील की और इस बार डिविजनल बेंच ने वो अपील, 2 जजों की डिविजनल बेंच ने ये अपील सुननी मंजूर की। ये बात है 2014 की, जब वो फैसला आया हाई कोर्ट से। अब जब इन्होंने फिर से अपील की और 2 लोगों की वहां पे, 2 जजेस की वहां पे बेंच बैठी, तो अपील करने का जो आधार था, जो लोगों ने अपनी अपील की, उसमें क्या क्या बातें बोली, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये बोला कि जो सिंगल बेंच बैठी थी, सिंगल जज की, उसने जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है इस कानून का वो फॉलो नहीं किया। कैसे नहीं किया? जो टेंपल की प्रॉपर्टी है उसको निजी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया गया बेचने के लिए। किस तरीके से? कि यहां पे पहली बात, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया। निजी प्रॉपर्टी से क्या मतलब है कि भाई अगर मेरी प्रॉपर्टी है तो वो मैं किसी को भी बेचूं, कितने में भी बेचूं, कभी भी बेचूं। लेकिन यहां पे क्योंकि मंदिर की प्रॉपर्टी है, यहां पे पूरा एक कानून बना हुआ है, तो यहां पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। या कहने का क्या मतलब है कि वो जो टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड है
या वो जो ट्रस्टी है, ऐसा नहीं कि वो किसी को भी बेच दें, वो अपने रिलेटिव्स को उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, क्योंकि वहां खरीद फरोख्त के चांसेस बन जाते हैं। दूसरी बात, जो प्राइसेस हैं वो फेयर मिलने चाहिए, जो मार्केट वैल्यू है वो मिलनी चाहिए, ये नहीं कि आप कितने भी दाम में उसे बेच दें। तीसरी बात, जो प्राइस है वो तो बाद की बात है, उससे पहले एक प्रोसेस है पब्लिक नोटिस एंड ऑब्जेक्शंस का, यानी कि मंदिर की प्रॉपर्टी बेचने से पहले आप नोटिस डालेंगे, आप लोगों को नोन कराएंगे, आप मंदिर में नोटिस छापेंगे कि भाई हम ये चीज बेचने जा रहे हैं इस वजह से, तो उसमें लोग ऑब्जेक्शंस करेंगे, आपको वो ऑब्जेक्शंस रिसीव करने हैं, लेने हैं और उनका समाधान करना है। यानी कि अगर या तो कोई ऑब्जेक्शन आए ना, ऑब्जेक्शन आए तो उसे वो आपको सॉल्व करना है, उसके बाद वो जो नीलामी वाली प्रोसेस है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। तो यहां पे लोगों ने यही बात रखी कोर्ट के अंदर, डिविजनल बेंच के सामने, कि भाई जो पहले वाली जो बेंच थी, जो सिंगल जज है, उन्होंने ये चीजें इनको इग्नोर किया, उन्होंने ये चीजें नहीं देखी, इस वजह से जो पहले वाला फैसला है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, वो सही नहीं। अब यहां पे डिविजनल बेंच ने क्या किया कि जितने भी रेस्पोंडेंट हैं उन सबको बुला लिया। रेस्पोंडेंट से क्या मतलब है, देखिए एक तो है अपीलेंट जिसने अपील की है, और एक है रेस्पोंडेंट जो उसके लिए उत्तरदायित्व है, जो उत्तर देंगे, जो उस केस में सब लोग इन्वॉल्व हैं, उन सबको बुला लिया। अब देखिए यहां पे एक बहुत बड़ी बात सामने आई, 98 रेस्पोंडेंट्स थे, उसमें वकील भी आ गया, ट्रस्टी भी आ गया, उसके अलावा 90 लोग एक स्पेसिफिक समुदाय के थे। ये बहुत सोचने वाली बात है कि एक ही समुदाय के, जो गैर हिंदू समुदाय है, देखिए वो जो रिलीजियस प्लेस है वो हिंदुओं का है, और वो जो रेस्पोंडेंट्स हैं वो सारे गैर हिंदू समुदाय के हैं, और उसमें भी एक ही समुदाय के हैं, मुस्लिम समुदाय के। तो जो वो विषय है ये बहुत सोचने पे मजबूर करता है। वहां का जो पूरा सिस्टम है जो इसमें इन्वॉल्व है, वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां की देखरेख करने वाले जो लोग हैं, उनकी मंशा पे यहां पे लोगों को शक पैदा होता है कि भाई समथिंग रॉन्ग। अब कुल मिलाकर 2025 में फाइनल वर्डिक्ट आया, कोर्ट ने लोगों की बात समझी, उनको समझ में आ गई कि भाई ये जो डील है, ये जो सेल है, ये गलत हुई है। इसको कंसीडर करते हुए उसने क्या बोला कि ये पहली बात, ये जो मंदिर की प्रॉपर्टी है ये कोई कमर्शियल एसेट नहीं है, ये एक रिलीजियस प्रॉपर्टी है, लोगों की भावनाओं के अनुरूप है ये प्रॉपर्टी। तो इसका पूरा एक कानून है जो यहां पे फॉलो नहीं हुआ। तो 1995 में जो सेलिंग की जो प्रोसेस हुई, जो ऑक्शन रखी गई, वो अवैध है, वो जायज नहीं है। जो ये फैसला आया, देखिए वो जो कानून है वो क्या कहता है कि अगर आप कोई चीज बेचते हैं, कोई फैसला लेते हैं, तो वो मंदिर के हित में होना चाहिए। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो फैसला है, ये जो सेल है, ये मंदिर के हित में नहीं है, इसलिए इस फैसले को, ये जो सेल है इसको कैंसिल किया जाता है, और जो वो इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं उनको कोर्ट ने हटाने का निर्देश दिया, प्लस वो जो प्रॉपर्टी है उसको मंदिर को लौटाने के लिए उन्होंने कहा। तो इस तरीके से मोटा मोटा लोग वो केस जीत गए, लेकिन बहुत सारे लोग इससे सेटिस्फाई नहीं हैं। उनका कहना यह है कि देखिए ये केस जो है 15-20 साल चला, लोगों का पैसा खर्च हुआ, धन खर्च हुआ, मेंटल हरासमेंट हुई, जो ट्रस्टी है उसका यहां पे कुछ नहीं हुआ, जो बेचने वाले, जो एडमिनिस्ट्रेशन था अप्रूव करने वाला, उसका यहां पे कुछ नहीं हुआ, जो खरीदार था पहले वाला, जो सुब्रमण्यम, जो जिसने वो सारी प्रॉपर्टी खरीदी और उसके बाद उसने क्या किया था, वो प्रॉपर्टी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के अलग अलग लोगों को बांट दी, बेच दी, तो वो जो प्रॉफिट है जो उस खरीदार को मिला उसका क्या हुआ। उसके अलावा जो वो खरीदार थे, जो बहुत सारे लोगों ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है ना, उन्होंने उसके बाद उससे पैसा कमाया, उसका क्या। तो इस तरीके से जो वो धन कमाया गया उसका कुछ नहीं हुआ जो मंदिर का था। दूसरी बात, जिन लोगों ने वो सारे काम किए उनके साथ भी कुछ सच हुआ नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, लोग जो डिससेटिस्फाइड हैं वो इस वजह से हैं कि भाई जो ये पूरा खेल हुआ, मंदिर की प्रॉपर्टी थी वो मंदिर को मिल गई, ठीक है, लेकिन उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, जो वो पूरा पैसा इन्वॉल्व था, वो तो मंदिर को वापस मिला ही नहीं। तो इससे किस तरीके का एग्जाम्पल सेट हुआ,
इससे इस तरीके का एग्जाम्पल सेट हुआ जो उनका मानना है कि भाई इससे कोई सीख तो मिली नहीं, इससे सीख तो कुछ इस तरीके की मिली कि अगर मंदिर की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उस पर कब्जा कर लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि कोर्ट उसको वापस दिलवा देगा। अब जो कोर्ट का फैसला है उसे आने में तो सालों लग जाएंगे, तो उतने सालों में उस केस को रोकने की कोशिश करो और अपना पैसा कमाओ। तो लोगों का मानना यह है कि ये जो फैसला है ये अच्छा है कि वो मंदिर के हित में लास्ट में आ गया, लेकिन इससे किसी तरीके का उदाहरण सेट नहीं होता कि भाई आगे जाके इस तरीके के केसेस ना हो। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। जो वो लोग सोच रहे हैं कि ये जो न्याय है ये पूर्ण नहीं है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं कि इसमें क्या हो सकता था, है ना। अब अगर वो जो लोग हैं वो, अब जो ये केस चल रहा था ये चल रहा था सिविल बेंच में, अब अगर वो लोग जाना चाहते हैं कि भाई उन लोगों के साथ भी न्याय हो, उन लोगों के साथ भी पूरा एक्शन हो, तो उन्हें जाना पड़ेगा क्रिमिनल बेंच में, फिर से सालों लगेंगे उसमें, तो वो अगली पीढ़ी पे बात आ जाएगी। तो इतना समय, इतना धन उसके लिए फिर से चाहिएगा, है ना। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए कि वो जो न्याय है वो पूर्ण दिखे, उसके लिए क्या होना चाहिए था। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। तो ये थे पूरा केस। हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली बार फिर किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।